नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब बात कर रहे थे केमिस्ट्री अनुसार पेपर कक्षा 12 की, जिसमें हम लोगों सेट 4 को हल कर रहे थे। इस सेट 4 में पिछली कक्षा में हमने प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक के सवालों को हल किया था। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न संख्या 4 से सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला सवाल है और का और खा, ये हमारे सिलेबस से हटा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है। हम बात करते हैं इसके चौथे के गा की। चौथा के गा में पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों? किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों? तो हम इसका सीधे उत्तर लिखते चलेंगे। उत्तर और लिखें, इसमें उत्तर में इसके लिखेंगे, लिखें किसी भी संक्रमण श्रेणी, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर वर्ग 3 से वर्ग 7 तक, वर्ग 3 से 7 तक परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाती है। परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। आगे लिखें, परंतु वर्ग 7 से वर्ग 10, वर्ग 7 से वर्ग 10 तक तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है। तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है क्योंकि डी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, क्योंकि डी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। डी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, जो बढ़े नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है। जो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है। इसके पश्चात वर्ग 12 तक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इसके पश्चात वर्ग 12 तक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक होता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक होता है। तो ये हमारे पहला सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा दिया गया है इसी चौथे के गा में, दूसरा क्वेश्चन है। चौथे के गा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? तो इसका भी हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इन तत्वों में डी कोश आंशिक रूप से भरा होता है। डी कोश आंशिक रूप से भरा होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी कोश आंशिक रूप से भरा होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसी में लिख लेंगे, देखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होता है। अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होता है। तो चलिए अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। इसी गा में चौथा का गा में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो यहां पर भी ये रीजन ही पूछ रहा है कि ये विभिन्न संक्रमण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। अब लोग उत्तर लिखें। संक्रमण श्रेणी के तत्वों, लिखेंगे, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का बाह्य विन्यास, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का बाह्य विन्यास N-1D व N-1D, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉनों को लिख देंगे N-1D 1 to 10 व NS 1 to 2, N-1D 1 to 10 व NS 1 to 2 होता है तथा NS व N-1D, NS तथा N-1D उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है, कि ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है, जिस कारण संक्रमण तत्व अपने NS तथा N-1D, NS तथा N-1D उपकोषों के इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाने में प्रयोग करता है, जिसके फलस्वरूप संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर ये जो N-1D उपकोष होता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं और NS के भी लेते हैं। तो चूंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये परिवर्तित संयुक्ता या विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भाग खत्म हुआ। अब गा भाग खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इसी चौथे के घा को। चौथे का घा दिया गया है, सवाल नंबर 4 का घा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह होता है और ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है। तो हमें पहले यह दिखाना है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है, फिर दिखाना है कि इसमें 1 CHO समूह होता है और फिर रजत दर्पण कैसे बनता है। तो इसके लिए तो घा में हम पहले लिखेंगे पॉइंट ए, इसकी हम क्रिया देते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, यानी ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। यहां देखेंगे इसकी अब क्रिया को, तो ये होता है हमारा ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4 CH2OH, और जब इसकी क्रिया कराते हैं हम एसिटिल क्लोराइड, तो सूत्र है CH3COCl, इसके 5 अणु लेते हैं और जब ये अभिक्रिया होती है
तो यहां से जो इसके OH समूह है पांचों, इस पांचों OH समूह में से हाइड्रोजन, इस OH से एक एक हाइड्रोजन हटता है और वो क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लेता है और उस स्थान पर CO CH3 समूह जुड़ जाता है। तो यौगिक मिलता है CHO CO CH3 का होल 4 और यहां हो जाता है ये CH2O CO CH3, ये होल 4 है और प्लस 5 HCl, इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और यहीं पर नीचे लाइन से लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया यह सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है, क्योंकि ये जहां पर OH समूह होता है उसी से ये एसिटिल क्लोराइड का ये अभिक्रिया करता है। अब इसी में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक CHO समूह है, तो अगर हमें CHO समूह दिखाना है तो हम इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया दिखा दें। ब्रोमीन जल से क्रिया देखेंगे, ब्रोमीन जल से किस तरह से क्रिया होगा। ये है CHOH का होल 4 प्लस CH2OH, और जब इसकी क्रिया होती है ब्रोमीन जल से तो ये चूंकि ये ब्रोमीन जल जो होता है ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो ये एक नवजात ऑक्सीजन रिलीज करता है ब्रोमीन जल, तब ये बना देता है COOH, यानी जो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है ये ऑक्सीकृत हो जाता है CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। और नीचे लाइन से लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया यह सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में एक CHO समूह उपस्थित है, एक CHO समूह उपस्थित है। ये हो गया। अब इसी में कह रहा है कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे प्राप्त होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे, हेडिंग कर देंगे टालन अभिकर्मक से क्रिया। टालन अभिकर्मक से क्रिया देखेंगे, जब ग्लूकोज यानी ये CHOH का होल 4 CH2OH ये जब क्रिया करता है टालन अभिकर्मक से, यानी यहां पर रिएक्शन दिखाया जाता है Ag2O से, ये होता है टालन अभिकर्मक, यहां लिख देते हैं टालन अभिकर्मक। तो जब ये टालन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो ये ग्लूकोज होता है इसको ऑक्सीकृत कर देता है, ग्लूकोनिक अम्ल बना लेता है CHOH का होल 4 CH2OH और प्लस ये सिल्वर मिरर रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है, बना लेता है ये रजत दर्पण। तो ये हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग इसे नोट करें। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम इसी चौथे के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे, हाँ, तो ये सवाल नंबर 4 खत्म हुआ। अब हम ये क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है का क्वेश्चन है मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए
दो अलग अलग सूत्र भी लिखिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और इस मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम Kb के द्वारा यहां पर प्रदर्शित करते हैं, Kb के द्वारा यहां पर प्रदर्शित करते हैं। तो लिखें, इसमें भाषा लिखेंगे, लिखें किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और यहीं पर इसका हम फार्मूला लिख लेंगे कि डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एमडब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर यही हमें कह रहा था कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो ये हमें सूत्र मिल गया कि किसी का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम इसी सूत्र से यहां पर ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसको भी यहां पर हम केवी के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे, केवी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखें किसी विलायक के 100 ग्राम, किसी विलायक के 100 ग्राम में, 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला होने पर, 1 मोल घुला होने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि, उसके क्वथनांक में वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और इसका भी सूत्र लिख लेंगे डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 100 बटे एमडब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। यहां पर विलायक का 1 किलोग्राम की बात की जा रही है। जब 1 किलोग्राम लिया जाए तो वो कहलाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, और जब विलायक का केवल 100 ग्राम लिया जाए तो उसकी बात किया जाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये दोनों में अंतर है, नोट करें। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पांचवा का खा, सवाल नंबर 5 का हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। खा दिया गया है, खा है ओस्टवाल्ड द्वारा, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण था, हटा दिया गया। हम गा देखते हैं इसके पांचवा का गा। और पांचवा कह रहा है कि आईयूपीएसी नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो यहां पर ये उपसा संयोजन यौगिक है और कह रहा है कि इनका आईयूपीएसी नाम लिखो, आईयूपीएसी नाम लिखो। कौन कौन से दिए गए हैं इसको देखें। पहला है, लिखा है CO NH3 का होल 6 Cl3। दूसरा दिया गया है K3 Cr C2O4 का होल थ्राइस। तीसरा दिया गया है PT प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। और चौथा है NiCO का होल 4। इस तरह से ये 4 नाम दिए गए हैं और इन चारों का आईयूपीएसी नाम आपको लिख देना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका जब नाम हम लिखेंगे, क्योंकि ये धनावेशित
शंकुलायन बनेगा, ये ऋणावेशित है, तो हम सबसे पहले इसी में लिखेंगे और इनमें भी सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं। तो नाम हो जाएगा हेक्सा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट, यहां पर कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3, और अंत में लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा यहां पर देखेंगे, ये दिया गया है C2O4, ये ऑक्सलेट समूह है, तो यहां पर लिखेंगे ट्राई, यहां पर सबसे पहले इस धनायन का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो, क्रोमेट, क्रोमियम का यहां पर क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, तो क्रोमेट थर्ड हो जाएगा, क्रोमेट थर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो चलिए देखेंगे इसका नाम। यहां पर देखें, ये N से शुरू, ये C से शुरू है, तो यहां पर हम इसका नाम पहले लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो डाईएमीन, डाई क्लोराइडो डाईएमीन, और प्लेटिनम है तो लिखेंगे सीधे प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे अमोनिया का शून्य, यहां पर लिखेंगे सेकंड, सेकंड। अब इसका देखेंगे, ये उदासीन अणु है और उदासीन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे CO, तो CO को हम यहां पर लिख देते हैं, समूह का नाम हो जाता है कार्बोनिल समूह, तो नाम हो जाएगा 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और ये निकिल है तो निकिल, निकिल, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम, आप लोग नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम इसके अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा का दिया गया है घा, पांचवा का घा देखेंगे, कह रहा है एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, ए है, ये जलीय अमोनिया के साथ उपचारित करने पर, उपचारित करने एवं गर्म करने पर यौगिक भी बना लेता है, ठीक है। जो यौगिक है उसकी ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करने पर और सूत्र C6H7 वाला यौगिक C बनता है। तो A, B और C यौगिकों की संरचना एवं इनके नाम लिखिए। तो अब यहां से समझें कि जब ये ABC बनते हैं तो कौन कौन से यौगिक बन जाएंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या क्या दिया गया है उस बात को पहले लिखें, 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 दिया है यौगिक बी, सवाल में कह रहा है कि यौगिक बी, दिया है यौगिक बी Br2 कामा करके आगे लिखेंगे Br2 आवलिक KOH, आवलिक KOH से क्रिया करके, से क्रिया करके अवसूत्र, अवसूत्र C7 अवसूत्र C6H7N लिखेंगे, अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक बनाता है, वाला यौगिक बनाता है। अब आप यहां पर देखें कि कोई एरोमेटिक यौगिक बन रहा है, ब्रोमीन और KOH से क्रिया हो रही है और ये C6H7N बना रहा है। तो आपने पढ़ा है एमीन वाले लेसन में, एमीन में जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन को हम इस क्रिया के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो रहा है कि ये यौगिक जो होगा वो, क्योंकि एनिलीन का आप देखें तो C6H5NH2 होता है, आप देखेंगे तो यही हमें सूत्र यहां पर मिल रहा है C6H7N।
तो हमें मिल गया कि जो यौगिक D है वो क्या है, एनिलीन है। तो यहां पर लिख लेंगे कि अर्थात, लिखें अर्थात हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया हो रही है, अर्थात हाफमैन ब्रोमाइड ब्रोमोएमाइड अपक्रिया हो रही है, इसलिए यौगिक सी एनिलीन होगा, इसलिए यौगिक सी एनिलीन होगा। तो ये सी यौगिक कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एनिलीन है। अब ये एनिलीन बनता कैसे है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया में एनिलीन किससे प्राप्त होता है, तो आपको मालूम होगा कि जब हम किसी एमाइड की क्रिया कराते हैं तो ये हमें मिल जाता है। तो चूंकि यहां पर एरोमेटिक एमाइड मिला है तो एरोमेटिक एमाइड होगा, तो एरोमेटिक एमाइड में क्या होगा, बेंजामाइड होगा, उसी बेंजामाइड से ये प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारा यौगिक बी है वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेंजामाइड। ठीक है, तो यौगिक बी हो जाएगा बेंजामाइड। अब हम इस रिएक्शन को यहां पर देख लेते हैं। जैसे लिख दिया जाए बेंजामाइड C6H5CONH2 और इसी की क्रिया होती है Br2 प्लस 4KOH, तो यहां पर ये बना लेता है C6H5NH2 एनिलीन बन जाता है, प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट मिल जाता है, प्लस 2KBr और प्लस 2H2O। ये रिएक्शन होता है। आप देखेंगे कि यही हमारा अणु सूत्र है, जिसका सूत्र है C6H79, अर्थात जो C यौगिक है वो हमारा एनिलीन होगा। C बराबर क्या है, एनिलीन। और इसका जो सूत्र है आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। और जो हमारा बी होगा वो ये है, बी है बेंजामाइड। बी क्या है, बेंजामाइड। ये मिल गया, तो हमें ये बी और सी मिल गए। ये क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है ये, और उसी ये के द्वारा हमें ये भी प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि एरोमेटिक यौगिक है, तो ये जो बेंजामाइड है और इसकी प्राप्त किससे होता है कि जब हम इसकी अमोनिया से क्रिया करा देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है जलीय अमोनिया से। तो देखिए अगर हम ले लें बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और इसकी जलीय अमोनिया से क्रिया करा दिया जाए, उपचारित करके गर्म कर दिया जाए, तो ये बना लेता है C6H5CONH2 प्लस H2O। तो यानी कि हमारा जो यौगिक ये है, ये वो है बेंजोइक अम्ल। तो यहां से हमारे तीनों यौगिक प्राप्त हो गए कि कौन क्या है। आप यहां पर देख रहे हैं कि यौगिक ए बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल की जलीय अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो बेंजामाइड बनता है। इस बेंजामाइड की ब्रोमीन और KOH से अब क्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाती है, जिसका अणु सूत्र C6H7N है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। इस सेट के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए, 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये जितने भी इस क्लास में बताए गए, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।